राजकीय महाविद्यालय बूंदी के बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ हिंदी कथा साहित्य से रूबरू हो रहे हैं। कहानी, परंपरा, उद्भव और विकास का ये 8वां व्याख्यान है। आप मेरे द्वारा सुन चुके हैं और काफी हद तक आप समझ चुके हैं कि कथा साहित्य किसे कहते हैं। कथा साहित्य में प्रेमचंद पूर्व और उत्तर रूप के बारे में जानते हुए आगे बढ़ चुके हैं और आप ग्रामांचल क्या होता है, ग्रामीण अंचल पर लिखी गई कहानियां और इन कहानियों के लेखक कलमकार रेणु फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में पिछले व्याख्यान में सुन चुके हैं। रेणु की आंचलिकता से लेकर के नई कहानी तक कहानी परंपरा उद्भव और विकास में आती है। प्रेमचंद और प्रसाद अलग अलग प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि रहे हैं। प्रेमचंद आधुनिक कहानी के जनक कहे जाते हैं, जिनका अनुसरण बाद वाले कलमकार करते हैं, लेकिन प्रसाद की शैली प्रेमचंद के समकालीन होते हुए भी अलग रही है और दोनों के अनुसरणकर्ता भी अलग रहे हैं। और आप ये भी सुन चुके हैं कि इन रचनाकारों में मार्क्सवादी रचनाकार, मार्क्सवादी विचारधारा से लेखन करने वाले और मध्यम वर्गीय जीवन को भी चित्रित किया जाता है और ऐसे कलमकार भी हमारे बीच में रहे हैं। नई कहानी, आज हम अगले पायदान पर पहुंचते हैं और कहानी का उद्भव और विकास में हम नई कहानी के बारे में कुछ सूत्र और परंपरा का विकास यहां किस तरह से होता है, इससे पहचान कायम करेंगे। आप याद रखें कि 1955 से 1960 तक प्रकाशित होने वाली कहानियों को खासकर नई कहानी का दर्जा दिया जाता रहा है। 1954 में कहानी नाम की पत्रिका का पुनः प्रकाशन होता है और इस पत्रिका में जो कहानियां आती रही वो नई कहानी के नाम से पहचानी जाती रही। नई कहानी के विकास में भूमिका अदा करती है कहानी पत्रिका, तो साथ में ही दूसरी पत्रिका संकेत और तीसरी पत्रिका हंस का भी खास योगदान रहा है। इस दौर में रांगेय राघव, अमरकांत और इसके बाद मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव आदि कलमकार सामने आते हैं। रांगेय राघव की गदर कहानी आप नोट रखें और अमरकांत की डिप्टी कलेक्ट्री से आपको खास परिचय हो जाने वाला है, क्योंकि ये प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम में शामिल है। मोहन राकेश की मलबे का मालिक, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, भीष्म साहनी की चीप की दावत आपने पढ़ी इसलिए होगी कि मुझे जहां तक याद है ये निश्चित तौर पर स्कूल में पढ़ाई जाती है और ये एक अलग तरह की कहानी है और संभवतया उषा प्रियंवदा की कहानी जिसे आप इस वर्ष पढ़ेंगे, वापसी का जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है वापसी में, जिस विषय वस्तु पर लिखी गई है, जो कथानक है इस कहानी का, वही चीप की दावत का है एक तरह से, जिसके बारे में हम और विवरण के साथ लगातार आगे बढ़ेंगे। हम यहां ये जान लें कि नई कहानी में आने वाले रचनाकार और उनकी खास कहानियां हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव
कहानी को अगर कोई पढ़ ले तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और इस दौर के पाठक तो बिल्कुल नहीं भूल सकते कि भोला राम का जीव आज की ब्यूरोक्रेसी जो फाइलों में चलती है, उन फाइलों के बीच में दब जाता है, और इसको बाहर निकालने का काम करते हैं नारद मुनि। नारद को कौन नहीं जानता? भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की ऐसी कहानी है, क्लासिक कहानी है, जिसमें परंपरा का, पौराणिकता का टच देते हुए आज की कहानी लिखी गई है। ये कई खूबियां कहानीकारों में हैं, जिसे आप कहानी परंपरा को समझते हुए समझ सकते हैं कि हर कहानीकार की अपनी एक कला रही है, अपनी एक शैली, शिल्प होता है, जिससे उसकी पहचान बनती है। तो भोला राम का जीव कहानी एक व्यंग्यपरक कहानी भी है, जो आज की व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर, रिश्वतखोरी पर, कि वो सरकारी नुमाइंदा रिटायर हो जाता है और मरने के बाद जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंचता, तो हड़कंप बच जाता है स्वर्ग में, और नारद मुनि को यह काम दिया जाता है कि हमारे देवदूत जिसे लेकर के आ रहे थे वो बीच में कहीं छूट गया, आया नहीं। और मजेदार बात तो यह कि नारद मुनि जब उसको खोजते हैं तो वो कहीं नहीं मिलता, और मिलता है एक बाबू के ऑफिस में। वहां से फाइल में से बोलता है कि भोला राम यहां है, और भोला राम जब तक नहीं जाएगा जब तक ये फाइल में पेंशन नहीं मिल जाती। चलिए, खैर हम इस वक्त कहानी का विवरण नहीं दे रहे हैं, कहानी का विवरण तब देंगे जब हम वापसी कहानी और कहानियों को पढ़ेंगे, तब आप चीफ की दावत के बारे में भी समझेंगे। हम समझ सकते हैं कि कहानियों को समझने वाले, समझाने वाले, कहानी क्या होती है और कहानी की विकास प्रक्रिया क्या है, कहानी की शैली, शिल्प क्या है, और कहानी किस तरह से असर करती है। नामवर सिंह एक मशहूर नाम है। कहानियों को समझने या नई कविता पर आपने आलोचनात्मक लिखा और कहानियों पर आपने स्तंभ लिखे, आप लिखते हैं कि नई कविता के वजन पर नई कहानी का संकेत देते हैं। यानी कविता के जो मापदंड है वही नई कहानी के मापदंड भी हो सकते हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप यह समझ सकते हैं कि नई कहानी में भी एक तरह से कुछ धाराएं रही है, कुछ अलग अलग रचनाकार रहे हैं, कि दो रूप, प्रगतिशील और आधुनिक धारा। तो प्रगतिशील धारा में जो रचनाकार शामिल होते हैं, अमरकांत रांगे राघव, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई। इसमें प्रेमचंद की ये रचनाकार अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ करके अपने आप को देखते हैं। परंपरा परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है इन रचनाकारों में। जैसे उदाहरण के लिए प्रेमचंद के गांव यहां के इन रचनाकारों के गांव में बदले हुए गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे वे जो आधुनिक धारा से संबंधित रहे हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। कृष्णा सोबती महिला लेखिकाओं में जो उभरते हुए चर्चित नाम हैं, आप इन्हें याद रखें। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा। वही उषा प्रियमवदा जो वापसी कहानी की रचनाकार है। ये आधुनिक धारा के प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्यम वर्ग किस तरह से कहानियों में आता है?
मध्यम वर्ग की कमजोरियों के भी कई स्तर हो चले हैं, विशेष करके इन नई कहानीकारों के द्वारा कई रूप उभर करके आते हैं। नामवर सिंह की टिप्पणी से हम रूबरू हो जाएं कि विषय वस्तु, रूपबंध और भाषा में पूर्व कहानियों से भिन्न हो जाती है ये कहानियां, जिसे हम नई कहानी कहते हैं। नई कहानी क्यों कहते हैं? नामवर सिंह का ये उद्धरण आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको भी याद होना चाहिए कि नई कहानी पुरानी कहानी से किस अर्थ में अलग ठहरती है। नई कहानी को तेज करने वाली त्रय का सूत्र है रामोक। ये रामोक क्या है? आप अपने दूसरे साथियों को बताएं जो बीए प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं और उनको रामोक का पता नहीं है। ये इजाद है मेरा, ये मैंने शोध करके यहां आपको सूत्र दिया है। रामोक को जब आप खोल करके देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो आपको 3 नाम उभर करके आएंगे जो नई कहानी के जनक कहे जा सकते हैं। ये आपको याद भी रखना होगा और आपके हित में होगा। आपके लिए एमए करने तक भी ये रामोक काम आएगा अगर आप कथा साहित्य में आगे बढ़ते हैं। रामोक का मतलब, रा का मतलब राजेंद्र यादव, मो का मतलब मोहन राकेश, का मतलब कमलेश्वर। ये हमने शॉर्ट में कह दिया, संक्षेपीकरण कर दिया रामोक। तो आप पूछ सकते हैं अपने साथी से कि आप जानते हैं रामोक क्या होता है? और रामोक का कहानी में, विशेषकर नई कहानी में क्या योगदान है? तो अब सुनिए क्या योगदान है। मोहन राकेश। मोहन राकेश इस त्रयी के ऐसे लेखक रहे जो तेजी से लिखते हैं और सबसे पहले गुजर जाते हैं। आपकी रचनाओं में त्रासदी और तनाव तारी रहता है। रचनाओं में, पात्रों में अंतर्द्वंद उभर करके आता है। खासकर कहानी है मलबे का मालिक। यहां मलबा उन्माद और वहशीपन का प्रतीक हो जाता है। दूसरे रचनाकार है कमलेश्वर। कमलेश्वर अद्भुत जिजीविसा लेकर आते हैं और आपकी ऐसी ही जिजीविसा एक कहानी में दिखाई देती है, देवा की मां। इस कहानी में देख सकते हैं कि वो किस तरह से जिजीविसा की धनी रही है। आपकी दूसरी महत्वपूर्ण कहानी है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया एक इनके शिल्प के लिए भी पहचानी जाती है। कहानी में नयापन है। नयापन कथानक में है कि दोहरे कथानक के लिए ये पहचानी जाती है। राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव को पहचानने के लिए इनकी वैयक्तिकता पर सामाजिकता 20 पड़ती है। द्वंद्व घनीभूत नहीं हो सका, यानी द्वंद्व है पर उतना घनीभूत नहीं होता है, तो इसलिए कि वैयक्तिकता आपकी कहानी के पात्रों में कम रही है। सामाजिकता 20 पड़ती है। उस सामाजिकता जब भारी पड़ती है तब द्वंद्व स्वतः ही कम हो जाता है। कहीं कहीं द्वंद्व आरोपित भी लगता है, यह आलोचक टिप्पणी करते हैं। कई जगह कहानी कंफ्यूज्ड हो गई, जैसे जहां लक्ष्मी कैद है, इस नाम से आपकी कहानी है। इस कहानी की यह सीमा है। कहानी के बजाय वे उपन्यास अधिक बेहतर लिखते हैं। इसका आशय यह कि आप में समाज का चित्रण करने का, विस्तार देने का, फैलाव करने का कुव्वत रही है। ऐसे कलमकार रहे, इसलिए इनमें इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास काफी चर्चित हुए। फिर भी टूटना नाम से एक अच्छी कहानी इनके द्वारा लिखी गई, जबकि यह उनकी प्रकृति के खिलाफ प्रवृत्ति रही है। फिर भी आपकी महत्वपूर्ण कहानी टूटना, जो अच्छी कहानी आलोचक बताते हैं,
मोहन राकेश किस तरह के रचनाकार है? आप भोगा हुआ यथार्थ लिखते हैं। जो भोगा, जो देखा, जो महसूस किया, उस यथार्थ को अपनी रचनाओं में निरूपित करते हैं और मध्यम वर्ग की सच्चाई बयां करते हैं। इस सच्चाई बयां करने में ये पीछे नहीं हटते। इसके बाद प्रयोगवादी कहानीकार में निर्मल वर्मा सामने आते हैं और निर्मल वर्मा की एक कहानी जो नामवर सिंह उसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और नई कहानी के जनक के रूप में इसे पहली कहानी कहते हैं। निर्मल वर्मा मूलतः रूपवादी भी है। इस तरह अज्ञेय परंपरा में आते हैं कि रूपवादी अज्ञेय भी है, अज्ञेय कवि है और कहानियों में कविता से बचा कर रखते हैं। लेकिन निर्मल वर्मा कवि नहीं है, पर कहानियों में कविता का प्रक्षेपण करते हैं, यानी कविता की भाषा में वो कहानी लिखते हैं। इस तरह से दोनों में अंतर को आप समझ सकते हैं कि अज्ञेय की कहानियों में रहस्यवाद नहीं है, कविता में होता है। अज्ञेय में प्रयोग व विविधता है। निर्मल वर्मा की कहानियों में रहस्यवाद है। कहानियां टिकाऊ भी नहीं और उबाऊ भी है। कहानियों की भाषा में जादुई प्रभाव होता है इसके बावजूद। इसलिए निर्मल वर्मा नामवर सिंह के शब्दों में महत्वपूर्ण कहानी कहे जाते हैं, कहानीकार। और इसी के साथ हम यहीं समापन करते हैं। आप इसे देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, यानी सब्सक्राइब करें। जो लाल निशान है उसको, जितने भी बीए प्रथम वर्ष में विद्यार्थी पढ़ते हैं, इनको ऐसा करना मुनासिब रहेगा। ये इनकी ड्यूटी भी बनती है। धन्यवाद।